आगे बढ़ते हैं। कोरोना को हराने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। अवाम और इंतजामिया अपने अपने सतह पर मेहनत कर रहे हैं और कोरोना को शिकस्त देने की सख्त जदोजहद कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 14,378 हो चुकी है। अब तक 480 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 11,906 अफराद का इलाज जारी है। खुशी की बात यह है कि 80% लोग सेहतयाब हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 3,323 केस सामने आए हैं, वहीं दिल्ली में 1,700 से ज्यादा अफराद कोरोना के मरीज हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के धारावी में 101 अफराद कोरोना के मरीज हैं और हलाकतों की तादाद 10 हो गई है। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के रियासती वजीर बराए औकाफ, अक़लियती अमूर और स्किल डेवलपमेंट नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब मलिक साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। नवाब मलिक साहब, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और एक तरह से गढ़ बन चुका है कोरोना का हिंदुस्तान में, क्या वजह समझते हैं आप, क्यों इतना तेजी से जो है महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस फैल गए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें जी कि पूरे मुल्क में जितना टेस्टिंग हुआ है जी उसमें 25% लगभग 52,000 लोगों को हमने स्वैब टेस्ट करके डिटेक्ट किया है जी। जिसके अंदर लगभग 32-33 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। और उसमें अधिकांश जो आंकड़े आप देखेंगे वो महाराष्ट्र के 2 या 3 शहरों में है, मुंबई, पुणे और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में ये 2 जो हमारे शहर हैं, पुणे और मुंबई, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादा आती है, विदेशी दौरे करने वाले लोग बड़े पैमाने पे रहे और कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जब कोरोना का खतरा शुरू हुआ तब एयरपोर्ट पे जिस तरह से गाइडलाइन आई, हम लोग ये कह रहे थे कि इन्हें अलग रखा जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई कि आप इन लोगों को थर्मल टेस्ट करके अगर बुखार ना हो तो छोड़ दो, बुखार हो तो ही उसको अलग करने का काम करो। उसके बाद फिर गाइडलाइन आई कि इन्हें क्वारंटाइन का स्टैम्प हाथ में मारा जाए। पहले दिन से, लॉकडाउन से पहले से ही हम लोगों ने एहतियाती कदम उठाए। हमने यहाँ पर कर्फ्यू का ऐलान किया, बड़े पैमाने में चीजें बंद की, लेकिन जिस तरह से आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट सबसे ज्यादा मुंबई में आती है, कहीं ना कहीं सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुंबई, पुणे में ये आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन उतनी ही तदाबीर की जा रही है। जहाँ तक मौतों का आंकड़ा है, मैं आपको एक बता दूं, मुंबई को लेके जो मुंबई में मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें जो भी मौतें हो रही हैं सस्पेक्टेड कोविड करके उसको कहीं ना कहीं उसी में डाला जा रहा है। लेकिन आम दिनों में भी किडनी, हार्ट और इनके अमराज से लोगों के इंतकाल होते थे। लेकिन इन हालात में कोई भी ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हें नहीं था, सस्पेक्टेड कोविड करके वो सारी अमवात उसके अंदर दर्ज कराई जा रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जो भी पेशेंट हैं उसमें ज्यादातर लोग तंदुरुस्त हैं, जिन्हें कोई ना कोई अमराज है या किसी मर्ज से मुब्तला वो लोग हैं, ऐसे ही लोगों के हालात क्रिटिकल है। कुल मिला के आज जो भी पेशेंट मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में कहीं भी एडमिट है उसमें क्रिटिकल लोगों का आंकड़ा जो 25 से ज्यादा नहीं है, बाकी सारे लोग तंदुरुस्त हैं। हमें लगता है जैसे ही उनका टाइम पूरा होगा, टेस्ट होगा, तो उनका नेगेटिव हो जाएगा। नवाब मलिक साहब, आपने यहाँ पर कहा कि पहले से ही जो कुछ गाइडलाइन मिलती रही सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से वो फॉलो की गई महाराष्ट्र में, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने देरी कर दी गाइडलाइंस निकालने में या सही इकदामात वक्त पर करने से? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा मुंबई में इंटरनेशनल ज़्यादातर फ्लाइट्स आती है, तो अगर पहले ही उनको रोक दिया होता तो आज जो सिनेरियो है वो अलग हो सकता था। देखिए, तजाद पैदा नहीं करना चाहते, इल्जाम तराशी नहीं करना चाहते। सबसे पहले अलर्ट महाराष्ट्र ने लिया। हमारी मांग थी कि आप इन लोगों को एयरपोर्ट पर जो होटल्स हैं वहां पे हम इनको क्वारंटाइन करना चाहते हैं, लेकिन उसको इजाजत देने में काफी वक्त लगा। शुरुआती दौर में जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है उन्होंने कहा कोरोना जैसा कोई खतरा हिंदुस्तान को नहीं है, लेकिन जब पहला केस डिटेक्ट हुआ उसके बाद सरकार जागी। लेकिन उससे पहले से चीजें हम कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि इंटरनेशनल जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उन्हें सभी लोगों को क्वारंटाइन करने का काम किया जाए, लेकिन क्वारंटाइन की इजाजत नहीं दी गई। पहले थर्मल टेस्ट का एक रास्ता इख्तियार किया गया,
फिर लोगों को कहा गया कि हाथ पे स्टैम्प मार दीजिए, ये लोग होम क्वारंटाइन रहेंगे। जी बड़े पैमाने पे उन लोगों ने होम क्वारंटाइन का जो भी उन्हें कहा गया था, लोग जी घरों में नहीं रहे, या जिन घरों में रहे वहां पे दीगर अफराद जैसे उनके घरेलू मजदूर हैं, कोई खाना पकाने वाली है या और जी कोई भी लोग हैं, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे इन्फेक्टेड हुए। एक जी हमारे यहाँ पे चेंबूर में एक महिला थी, वो अमेरिका से आई, उसके घर में जो काम करने वाली एक बाई थी या जो काम घरेलू काम करने वाली औरत थी, वो अफेक्टेड हो गई, उसका इंतकाल हो गया। जी उसका ड्राइवर अफेक्टेड हो गया, उसका इंतकाल हो गया। हम्म। तो इस तरह से जो प्रिवेंटिव मेजर सोशल डिस्टेंसिंग का जो काम करना था, जी वो शुरुआती दौर में नहीं हुआ, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। नवाब मलिक साहब, आपने बयान भी दिया था, जो वज़ीर आज़म ने मैसेज दिए थे लॉकडाउन के दौरान अवाम को, आपने उनको डिसअपॉइंटमेंट करार दिया। ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि पीएम की पॉलिसीज नाकाफी थी? देखिए, आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर शहरों में जो मजदूर है, जी हमने ये कहा था कि दिया जलाने की बात तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन चूल्हा जलाने की बात नहीं हो रही। जो भी पैकेज का ऐलान किया उन्होंने, ज्यादा करके जो गांव के इलाके हैं वहां पे उन लोगों को कहीं ना कहीं मदद गई है। जी लेकिन शहर में जो गरीब आदमी है या शहर में जो दीगर रियासतों से मजदूर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी शहर में हो, जी उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तादाद है, जी इन लोगों को एड्रेस करने का काम किसी भी पैकेज में नहीं किया गया था। ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और जिसको लेके तमाम शहरों से मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं, इस तरह के माहौल बने। यहाँ तक सवाल है, महाराष्ट्र में लगभग हमने 7 लाख मजदूरों को कैंप बनाकर उन्हें रखा है, जी उन्हें तीनों वक्त का खाना दिया जाता है, लेकिन फिर भी गांव जाने के लिए वो बेताब रहते हैं, बेचैनी है कि हम गांव जाना चाहते हैं, हमें कुछ हो जाएगा, हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। इस तरह का माहौल है। अगर उन्हें एड्रेस पहले किया जाता जी तो हमें लगता है इस तरह की बेचैनी नहीं पैदा होती। नवाब मलिक साहब, चाहे हम मालेगांव की बात करें, मुंब्रा की बात करें, भिवंडी की बात करें, तो केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ का देखें तो ज़्यादा प्रोन दिखाई दे रहे हैं, वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या समझते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस है? किस वजह से जो है कंजस्टेड एरियाज़ है? क्या वजूहात है कि इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है? देखिए, गरीबी सबसे बड़ी वजह है। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो गरीब है जी उनके अपने मकानात छोटे छोटे हैं, 100 स्क्वायर फीट का, किसी का 70 स्क्वायर फीट का, उसमें रहने वालों की तादाद ज्वाइंट फैमिली में है, तो सभी लोग एक मकान में बैठे नहीं रह सकते। ये सच्चाई है, इससे आप कोई इनकार नहीं कर सकते। जी कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, जी वो गरीब आदमी के लिए एक बड़ा मरहला है, ये लोगों को मानना पड़ेगा। एक छोटे से मकान में 8-10 लोग किस तरह से रह सकते हैं, यह सारा जो भी हम देखेंगे, कि चाहे धारावी हो या जहाँ पे घनी आबादी है, मकान छोटे हैं, जी वहां पे ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। जी लेकिन आप किसी मजहब के नाम से इसको जोड़ रहे हैं, अगर तो मुसलमानों के मोहल्ले में ज्यादा है आबादी, जहाँ मुसलमानों की है वहाँ गुर्बत है, छोटे मकानात हैं, मकानों में बैठने के लिए तमाम लोगों की एक साथ परेशानी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो गुर्बत है और डेवलप्ड वो एरियाज नहीं है, इस मसले को एड्रेस करने के लिए क्या कुछ इकदाम आप कर रहे हैं? देखिए, अभी तो फौरी तौर पे कि जो छोटे मकानात हैं उसमें से बड़े मकानात में पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ स्लम इम्प्रूवमेंट का एक हमने SRA अथॉरिटी बनाई। जितने भी छोटे मकान होंगे उन्हें हम 350 गज का स्क्वायर फीट का मकान देंगे। तो हमारे यहाँ पक्की इमारतों में हम मकान देने का काम कर रहे हैं। तो जहाँ स्लम्स है, जहाँ झोपड़पट्टी है, वहाँ पे इस तरह से प्रोग्रामिंग चल रहा है, जिसके जरिए बड़े कुशादा थोड़े मकान दिए जाएं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन शुरू से ही आज ही बिल्कुल सारे सूरत हाल बदल जाएगी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन झोपड़पट्टी को इमारतों में तब्दील करने का हमारे यहाँ अलग सा कानून है। हमने अलग सा एक स्कीम बनाई हुई है जो महाराष्ट्र में अकेले इम्प्लीमेंट करती है। चाहे छोटी सी भी झोपड़ी उसकी हो, कम से कम 350 स्क्वायर फीट के पक्के मकान इमारतों में लोगों को रिहाइश के लिए मकान दिया जाता है। इस तरह की स्कीम हमारे महाराष्ट्र के शहरों में चल रही है। जी नवाब मलिक साहब, आपने बात की कि कोरोना को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। बावजूद इसके हमने देखा कि मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कोरोना के को लेकर के।
क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो मरकज में जमात ने तबलीग का उनका प्रोग्राम चलते रहता है, जी। लेकिन जब पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर खबरें आने लगी, यहाँ हम्म। तक मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना शरीफ में भी जो तवाफ था उस पे भी पाबंदी आयद की गई। ऐसे हालात में उन्होंने जो अपना प्रोग्राम था तबलीग का, जमातों का, उसे मुस्तरद नहीं किया, रद्द जी। नहीं किया। हम्म। साथ ही साथ जो दीगर ममालिक से जो भी उनके अरकान आए थे, उन्हें जी। भी उस प्रोग्रामों में उन्होंने शामिल किया। तो जी। हमें लगता है अगर दीगर ममालिक के लोगों से दूरी बनाए रखते या उन्हें अपने प्रोग्रामों में नहीं लाते, तो कहीं ना कहीं वो मसला नहीं बनता, गलती उनसे हुई है। जी। लेकिन जो गलती हुई है उसको लेके जिस तरह से जहादी बम है, जी। जिस तरह से सारे चैनल जुटे हुए थे, जिस तरह से हालात पैदा कर रहे थे, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, तमाम स्टेट गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी जारी की गई, इस तरह की खबरें ना चलाएं, इस तरह के सोशल मैसेजिंग ना फैलाएं। जी। हमारे महाराष्ट्र में तो हमने बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज किए, जी। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हमें लगता है एक मशीनरी पूरी तरह से एक आर्मी है, ट्रोल आर्मी, जो जी। ट्रोल आर्मी पूरे मुल्क में आम दिनों में भी ये हालत पैदा की रहती है। हर चीज को मजहब से जोड़ के हाल माहौल खराब करने का काम करती है। ऐसे हालात में भी उनका जो अपना नजरिया है उसे थोप कर पूरे मुल्क के अंदर माहौल खराब करने का लोग काम करते रहे, इससे इनकार नहीं किया जा। आपकी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर, जमात के पूरे मामले को लेकर होम मिनिस्ट्री को भी अकाउंटेबल क्यों नहीं किया जा सकता है? आपका क्या कहना है? देखिए, हमने जब कोरोना को लेकर खतरा लाहक हुआ, जी। तो हमने जो भी प्रोग्राम थे, तमाम प्रोग्राम लोगों के यहाँ महाराष्ट्र में भी जमात का एक बड़ा तबलीगी इज्तिमा होने वाला था, हमने परमिशन रद्द कर दी। हमारे यहाँ हम लोगों ने मस्जिदों में भी लोगों को कहा कि आप मस्जिदें लॉक कर दें, तमाम इबादत गाहें हम लॉक करने की बात करके हमने लॉकडाउन से पहले इकदाम किए और सारी चीजें हमने सुधारने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठा कि देश के जो एडवाइजर हैं डोवाल जी, वो एक दिन पहले वहां रात में क्यों गए थे? इसका जवाब पूछा है हमारे होम मिनिस्टर साहब ने। हमें लगता है कि ये सारी चीजें पुलिस स्टेशन के बगल में, हजरत निजामुद्दीन की पुलिस चौकी के बगल में चीजें हो रही थी कि अगर गैदरिंग पे पाबंदी थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी थी उन्हें रोकने का काम करते। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया और लोग वहां थे, तो जाने के लिए तो उनको कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद कुछ चैनल वालों ने ये भी खबरें दिखाई कि मदरसों में 40-50 बच्चे हैं। लॉकडाउन हो गया तो अगर कोई रेसिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ बच्चे रहेंगे, लेकिन उसको लेकर भी अलग तरह से खबरें फैलाई गई। हमारा एक ही कहना है कि मजहब के चश्मे से ना देखें, वबा अगर फैली है तो वहीं से मुकाबला करना है, और हम लोग पूरी तरह से मुकाबला कर रहे हैं। जब मरकज को लेकर सारी खबरें, अलग अलग डाटा भी देने का काम केंद्र सरकार कर रही थी, तो पवार साहब ने खुद कहा कि इस तरह से लगातार मरकज मरकज करना या किसी एक कौम को टारगेट करना ठीक नहीं। उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट को कही और तब जाके इस तरह की बातें बनती। नवाब मलिक साहब, एक रिलीजियस रंग लग जाना इस वबा को लेकर के, जिस वजह से हमने देखा कि मुसलमानों पर काफ़ी अटैक्स हुए, डिस्क्रिमिनेशन की कई खबरें सामने आई, कम्युनिटीज़ की तरफ से बायकॉट किया गया। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे मामले को पैसिफाई किया जा सकता था और किस तरह से? तो देखिए, शुरुआत से एक नाकामी है। जब पूरे मुल्क में वबा फैल सकती थी जी। तब हम लोग नमस्ते ट्रम्प का खेल खेल रहे थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उस दौर में एहतियाती कदम उठाने थे जो नहीं उठाए गए। जी। सेंट्रल जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट था वो सिरे से इनकार कर रहा था कि चीजें नहीं है और हमें घबराने की जरूरत नहीं। हमें लगता है ट्रम्प के चक्कर में एहतियाती कदम हम उठाने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं, इसको मानना पड़ेगा। जब ये सारा माहौल बना तब कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को मुसलमानों पे थोपना चाहती थी सरकार। उन्होंने शुरुआती दौर में किया, पूरी ट्रोल आर्मी लग गई इसको लेकर, और कहीं ना कहीं बाद में जब लोगों ने एहतजाज किया या लोग ये कहने लगे कि इस तरह से खुद सरकार आंकड़े अलग दे रही है, अगर वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट का जो प्रवक्ता है वही जमात को लेके आंकड़े दे रहा है या अलग अलग सरकारें कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सारी चीजों पे रोक लगानी पड़ी और एडवाइजरी जारी करके तमाम स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि जो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं उनको निपटा जाए। ये सारी एहतियात बाद में ली गई,
जी लेकिन हमें लगता है कि जब ट्रम्प साहब को नमस्ते हम कर रहे थे, उसी वक्त एहतियाती तदाबीर करनी थी, जो हमने नहीं किया, जी। जिसकी वजह से हालात बिगड़े हैं, इनकार नहीं किया जाए। नवाब मलिक साहब, औकाफ की जो ज़मीनें हैं उसको इस क्राइसिस के दौरान किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है क्वारंटीन सेंटर्स के लिए या दीगर जो अभी नीड्स है उनको कैटर करने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जी हमारे यहाँ जो स्टेट में ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे इस तरह के हालात नहीं है कि बहुत क्वारंटाइन सेंटर बनाने पड़े। स्कूल है, अस्पताल है, वो सारी चीजें हमने की। सबसे अफेक्टेड जो है मुंबई और पुणे है। तो मुंबई में तो हमने स्टेडियम को भी कन्वर्ट कर दिया है। तमाम होटल्स जो मुंबई शहर में है जी उसको क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट करने का काम किया है। जी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े गेस्ट हाउसेज है वो जी हमने लिया। बहुत सारी इमारतें जो हमारे हाउसिंग डिपार्टमेंट की है, जो जी बनकर तैयार थी, जी उन्हें हमने क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने का काम किया। और जो वक्त की जमीनात हैं वो देहातों में है। जी हाँ, जो हमारा सीएम रिलीफ फंड है, बहुत सारे वक्त सामने आए हैं, उन्होंने उसमें रिलीफ फंड के अंदर पैसे देने का काम किया है। और हमने अभी आज ही हमारा एक ऑर्डर रमजान को लेके भी निकलेगा कि रमजान में भी एहतियात बरता जाए। रमजान में तरावी सुन्नत है, घर में पढ़ लें लोग। जो इज्तिमाई इफ्तार पार्टियां होती थी वो ना की जाए। इफ्तार को लेकर सामान बांटने के लिए कोई भीड़ न की जाए। जी इस तरह की हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है आज ही सर्कुलर वो जारी करेगा, जी ताकि रमजान में भी हम एहतियात बरतें और भीड़ न बिल्कुल। जमा करें। नवाब मलिक साहब, यहाँ पर अगर बात करें फंड्स की, तो फंड्स काफ़ी सही, लेकिन उसको किस तरह से ज़मीनी सतह पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है लोअर मिडिल क्लास आबादी है, मेजॉरिटी, तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ इकदामात किए जा रहे हैं, किस तरह से प्लानिंग की जा रही है? देखिए, ये ऐसा है कि मुसलमान हो या हिंदू, जी जो भी सरकारी फैसले हुए हैं वो सभी लोगों के लिए हुए हैं। अलग से कोई मुसलमानों के लिए कोई फैसला हुआ ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको जी बताना चाहता हूँ। जी लेकिन जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, जो भी चीजें हैं, जी एक दुख की बात यह शायद आपके नाज़रीन जान रहे होंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। जी गुजरात में तो मुसलमान और हिंदू अलग अलग कोविड सेंटर्स बनाए गए। जी इलाज करने के लिए अस्पतालों में मुस्लिम पेशेंट अलग रहेगा, हिंदू पेशेंट अलग रहेगा, इस तरह के माहौल बनाए। लेकिन हम आपको बता दें, कोई भी पेशेंट या जो भी इसकी गिरफ्त में आया है उसे मजहबी चश्मे से नहीं देखा जा रहा है। जी और बहुत सारी तदाबीर की जा रही, वो सबके लिए अच्छा तदाबीर है। हमें लगता है कि हम इसको सभी लोगों को एक साथ में लाके जो भी परेशान हल होगा वो सभी लोगों को इमदाद पहुंचाई जाएगी। जी हमने इसे मजहबी चश्मे से नहीं देखने का काम किया है और सबको इंसाफ मिले, ये माहौल महाराष्ट्र में है। नवाब मलिक साहब, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन जो दफनाने के लिहाज से सामने आ रही है, जो कोरोना पेशेंट जो है हलाक हो जाते हैं तो उनको दफनाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। कम्युनिटीज़ जो है वो दफनाने नहीं दे रही है, जबकि WHO ने कहा कि इस पूरे मामले में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तो जिस तरह से जो कुछ राइट्स है उन हिसाब से दफनाया जा सकता है। इस इशू को किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, किस तरह से इस मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये माहौल सबसे पहले मुंबई शहर में परेशानी बढ़ी। जी कुछ हमारे जो कब्रिस्तान है वहाँ पे लोगों ने दफनाने पर एहतजाज किया कि हम अपने इलाके में कोविड पेशेंट जो भी जिनका इंतकाल हो गया उसे दफन होने नहीं देंगे। जी उसके बाद कमिश्नर साहब ने खुद निकाल दिया कि जो दफन नहीं कर रहा है उसे कहीं ना कहीं जला देने का सर्कुलर निकाल दिया। जैसे सर्कुलर निकला, मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा कि ये सर्कुलर गलत है, WHO की गाइडलाइन से तदफीन पर कोई पाबंदी नहीं, तो हमने वो विड्रॉ करवाया कमिश्नर साहब से। शुरुआत में बहुत सारे कब्रिस्तानों में लोग एहतजाज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो भी ट्रस्टियान थे, हमने वक्फ बोर्ड से भी सर्कुलर निकाला, हमने माइनॉरिटी कमीशन से एक कब्रिस्तान के लोगों को नोटिस भी लगाई। जो मालवनी के मुंबई शहर में एक कब्रिस्तान की गलती से या उसके इनकार कर देने से मामला खराब हुआ था, उन्हें माइनॉरिटी कमीशन ने भी नोटिस इशू किया है। लेकिन लोगों को समझाने के बाद तदफीन का मामला शुरू हो गया है। शुरुआत में एक दो कब्रिस्तानों पे काफी लोड आ गया था, वहाँ के लोगों ने कोई इनकार नहीं किया, कहा कि जो भी होगा हम यहाँ पे तदफीन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को समझाने के बाद हालात ठीक हो गए, हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी है। जी
नवाब मलिक साहब, अगर बात करें ऑनलाइन क्लासेस इस वक्त चलाए जा रहे हैं, तो जो माइनॉरिटी का एक ऐसा सेक्शन है जो कि जिनके पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कहीं वो पढ़ाई से पीछे न रह जाए। देखिए, माइनॉरिटी ये जो भी ऑनलाइन क्लासेस है जी ये सीबीएसई बोर्ड है या इंटरनेशनल बोर्ड है, जी वहाँ पे जिन लोगों को एडमिशन है वही लोग ये ऑनलाइन क्लासेस में अपने स्कूल्स का जो भी काम है या तालीम हासिल करने का काम कर रहे हैं। जी लेकिन स्टेट बोर्ड में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जी उस तमाम बच्चों को कोई इस तरह से कोई भी हम लोगों ने कि नेट क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस का कोई प्रोग्राम हमने शुरू नहीं किया है। जी तो इंटरनेशनल बोर्ड है, उन्होंने अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं, लेकिन आम लोग जो है इस तरह की सरकार की तरफ से कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू की गई है। लेकिन ये बता दें, मुंबई शहर में जो महानगर पालिका है वो लैपटॉप बांटने का, हर बच्चे के पास लैपटॉप है, जी ई क्लासरूम बनाने का बड़े पैमाने पे काम शुरू हुआ है। जी तो जब सारे ई क्लासरूम का प्रोग्राम हो जाएगा, मैं आपको बता दूं जी कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 52 करोड़ रुपए के ई क्लासरूम बनाने का काम होने वाला था। जी हमारा फाइनल हम कर रहे थे, जी लेकिन ये हालात बनने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया। हम्म। तो जब पूरी तरह से ई क्लासरूम बन जाएंगे, तब ई लर्निंग का सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तब इस तरह से चीजें हो सकती है। लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार में इस तरह का कोई प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है। जी नवाब मलिक साहब, मुंबई में कुछ माइनॉरिटी सेक्शंस ऐसे भी है, जैसे ज्यूज है, पारसी है, जैन है, क्रिश्चियंस है, जो कि बहुत कम तादाद में है। कोरोना क्राइसिस के चलते हुए उनके मसलों को किस तरह से आपकी मिनिस्ट्री एड्रेस कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जब तदफीन का एक तनाजा पैदा हुआ तो सभी लोग उसमें, लिंगायत भी हैं जो तदफीन करते हैं, क्रिश्चियन है तदफीन करता है, तो तमाम लोगों को एक बेचैनी थी। जब वो ठीक हो गया तो वो सारे मामला ठीक हो गए। लेकिन यहाँ मुंबई शहर में माइनॉरिटी, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, सबको मसावत, एकता व्यवहार हो, सभी लोगों को इंसाफ मिले, तो हम डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसकी तरफ ध्यान देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं लगता है कि मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिल्कुल। नवाब मलिक साहब, आपका